Case for regional integration. Now, this means that whatever we have discussed so far in terms of economic integration, uh, what are the benefits, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं इसके? अगर हम किसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं बीइंग ए कंट्री, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम पहले इकोनॉमिक को अगर हम ले लें, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या है, तो अचीव द एडिशनल गेन्स फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब टैक्सेस नहीं लगेंगे, जब टैरिफ्स नहीं लगेंगे, जब नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, मुश्किलात नहीं होंगी, हर्डल्स नहीं होंगी, तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, कम खर्चे में होगा, आसानी से होगा। काम से मुराद ट्रेड। तो हम फिर बाकी उन मुल्कों के साथ जिनके साथ भी हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया है, हम उनके साथ बहुत अच्छे से बिज़नेस कर सकेंगे। अब इन्वेस्टमेंट मीन्स एफडीआई भी आएगी। आप देखें ना, बाहर से एक ज़माने में कहा गया कि वो किसी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि जी यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल गेट आ रहा था कोई पीपल पार्टी के दौर में, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। तो इन्होंने कहा जी हमारा साडा के हिसाब उसी। तो उसने कहा फिर मज़े करो। तो मैं तो पैसे लेकर आ रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके मुल्क में प्रोडक्शन होगी, जॉब क्रिएशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, फ़ायदा होगा। तो इन्होंने अपना जब हिस्सा मांगा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको भला करे, और वो चला गया। तो जब ये इस किस्म की मुश्किलात होंगी ट्रेड बैरियर्स में, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कम आती हैं, नहीं आती या कम आती हैं। तो जब इस किस्म के मसले नहीं होंगे, टैक्सेस नहीं होंगे, हर्डल्स नहीं होंगी, ये कानून फ़लाँ पेपर साइन कराओ और वो सर्टिफिकेट लो और इससे साइन कराओ और उससे साइन कराओ, फ़लाँ दफ्तर पे जाओ। जब इस किस्म के प्रोसेसेस मिनिमम होंगे और आसान होंगे, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों ज़्यादा होंगी तो मुल्क को फ़ायदा ही होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं तो मुल्क को फ़ायदा, और इंपोर्ट से बाहर से आप सस्ती टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, बाहर से आप अच्छी वो चीज़ें ला रहे हैं जो मुल्क में नहीं प्रोड्यूस। जैसे अभी हम लैपटॉप प्रोड्यूस नहीं करते, मोबाइल प्रोड्यूस नहीं करते, तो बाहर से अगर आएगा 40,000 का, 15,000 का आप टैक्स लगा देंगे तो 55,000 में बिकेगा। तो बजाय इसके कि टैक्स नहीं होगा तो 40 के 40 में बिकेगा। तो आप देखें कितना उसकी सेल्स बढ़ेगी वहाँ पे। फिर जब लैपटॉप आएगा तो क्या होगा, फिर रिपेयर एंड सेंटर्स यहाँ खुलेंगे, उसके पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ के सेंटर्स यहाँ खुलेंगे, यहाँ लोगों को जॉब्स मिलेंगी, प्लाजाज बनेंगे, शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, ठीक है ना, इस किस्म के जितने भी हैं। फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार खुलेंगे, तो आप इससे कितना फ़ायदा होगा। अभी आप देखें टैक्सेस लगते हैं तो इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर कितने कितने प्लाजाज हैं जिसमें कंप्यूटर्स और ये लैपटॉप्स के और काम होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सोचें टैक्सेस ना लगें तो फिर और कितने होंगे, सस्ते होंगे, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा बिजनेस होगा, तो बहुत फ़ायदा होगा। सो सिंस इट इज़ ईजियर टू फॉर्म एन एग्रीमेंट विद ए फ्यू कंट्रीज दैन अक्रॉस ऑल द नेशन। तो पूरी दुनिया के साथ एग्रीमेंट करने से बेहतर नहीं है कि मतलब चंद 4 5 10 मुल्कों के साथ कर ले जो हमारे ज़्यादा सूट करते हैं। तो देयर हैज़ बीन ए पुश टुवर्ड्स द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो सादा लफ्ज़ों में इकोनॉमिकली तो फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आते हैं इसके अंदर बज़ाहिर। पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होगा? पॉलिटिकली फ़ायदा ये होगा कि जनाब आप अकेले अकेले हैं, और जब 4 5 मुल्कों के साथ मिल जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। सो बाय लिंकिंग कंट्रीज टुगेदर, मेकिंग देम मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर वेयर दे रेगुलरली हैव टू इंटरेक्ट, द लाइकलीहुड ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर विल रिड्यूस। आप फ़र्ज़ करें अगर इंडिया और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान अगर ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो जब इकोनॉमिक बेनिफिट स्टार्ट हो जाएंगे तो ये क्यों आपस में लड़ेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है तुमने ये कर दिया, वो कहता है तुमने ये कर दिया, वो कहता है इतने ये कर दिया उसने, इसने बस मीडिया लगा हुआ है इधर से उनको, इधर इधर की आवाम को उनके खिलाफ गर्म करता है, उनकी आवाम को इधर के खिलाफ गर्म, इनके खिलाफ गर्म करते हैं। एंड द थिंग्स कीप्स गोइंग, दे स्टार्ट बर्निंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये बर्निंग ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ना इतना असला मंगाएंगे, ना इतना असला खर्चा होगा, बस नॉर्मल सी आपकी जो है वो डिफेंस होगा जो काफ़ी होगा आपके लिए। अब देखें ना, अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं आपको इंडिविजुअल मिसाल देता हूँ, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास एक आध कोई गन या क्लाशनकोव रखी होगी अपनी सेफ्टी के लिए, बस काफ़ी है। लेकिन अगर आपकी दुश्मनी हो जाए किसी के साथ तो क्या करेंगे, आप कैमरे भी लगाएंगे, आप सिक्योरिटी गार्ड भी रखेंगे, आप हो सकता है कोई किसी पुलिस की मदद भी ले लें, घर में कुछ आर्म एम्यूनिशन भी रखेंगे, फिर दीवारें बड़ी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। तो जब मुल्कों के दरमियान इस तरह की टेंशन रहती हैं,
तो वो तो इन पे खर्चे करते रहते हैं, फॉरगेट अबाउट द ट्रेड। तो अगर ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में आ जाएंगे तो लड़ाई ख़त्म, लड़ाई ख़त्म, तो पॉलिटिकल स्ट्रांग, और फिर फ़ायदा, और इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? उससे भी बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब कोई मुल्क इन चारों में से किसी एक के ऊपर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा या कोई सख्ती दिखाने की कोशिश करेगा, तो अब चूँकि अब सबके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या होगा, चारों रेजिस्ट करेंगे। अब देखें ना, कोई बात होती है तो पूरा यूरोपीय यूनियन खड़ा हो जाता है। अब पिछले दिनों चाइना का इशू था, तो अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट की कि यार आप चाइना को बोलें कि ये काम ना करे। तो पूरा यूरोपीय यूनियन, चूँकि यूरोपीय यूनियन के सारे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के साथ है, तो वो उनके मफादात थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनके साथ खड़े हो गए। एंड देन दे प्रेशराइज द चाइनीज़ इकोनॉमी फॉर अ सर्टेन थिंग, एंड देन दे हैव टू स्टॉप इट। ये 2 साल पुरानी बात है, बता रहा हूँ आपको। तो फिर ये फ़ायदा होता है। तो बजाय इसके कि आपस में लड़ने के, वो बाहर के दुश्मन को भी रेज़िस्ट कर दें, तो डबल फ़ायदा हो गया। आपस में नहीं लड़ेंगे तो वो लड़ाई के रिसोर्सेज़ भी बचेंगे, और वो रिसोर्सेज़ वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर खर्च करेंगे। प्लस बाहर से भी अगर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करे या कोई इस किस्म का काम करे, कोई आपके साथ सख्त ट्रेड पॉलिसी बना ले, तो फिर ये चारों मुल्क उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये फ़ायदा होता है। तो पॉलिटिकली भी फ़ायदा होता है। सो बाय लिंकिंग कंट्रीज टुगेदर दे हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस एंड आर पॉलिटिकली मच स्ट्रॉन्गर इन डीलिंग विद अदर नेशन। अब वो अकेला अफगानिस्तान नहीं रहेगा, उसके साथ इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, ईरान जैसी इकोनॉमी, या अगर चाइना भी अगर साथ में, तो ये इतने जब मिल जाएंगे तो अफगानिस्तान कोई भी छोटा मुल्क नहीं रह जाएगा। वो इन सब के साथ उतनी मुमताज ठीक है। हेलो, कुछ पूछ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट। अब मुश्किलात क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? दो बड़े बड़े मसाइल हैं इसके साथ। नंबर वन, इट कैन बी कॉस्टली। क्यों? वाइल अ नेशन एज ए होल में बेनिफिट फ्रॉम द रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सर्टन ग्रुप्स में लूज। अब ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर आप इंटीग्रेशन में जाते हैं तो शायद मुल्क को एक तरह से फ़ायदा हो, लेकिन कुछ ग्रुप्स को बहुत नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर फ्री, जैसे मैंने कहा कि फ्री गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम अलाउ कर दें, तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर तो शायद ना चाइना के कम्पीट कर पाए, ना जापान को, ना अमेरिका को, कहीं शायद मे प्रॉब्लम इंडियन की प्रोडक्ट्स को कम्पीट ना कर पाए। तो आपको प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन का जो ग्रुप है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का, तो वो उसके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स होंगे, ये इनको नुकसान होगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट को टैरिफ के मद में पैसा आ रहा था, या जो बाकी कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट बने हुए थे, फिर तो इनका कोई इतना ख़ास काम नहीं रह जाएगा, लिमिटेड हो जाएंगे, थोड़े से लोग चाहिए होंगे, तो फिर इनको भी नुकसान है। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, या और जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको नुकसान हो सकता है। नंबर टू जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है वो है कि इट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आप ग्रुप में होते हैं तो फिर आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रहती, फिर आप मतलब कम हो जाती है, उसकी सुप्रीमेसी कम हो जाती है। और जो सेंट्रल पॉलिसी है, जो चारों पाँचों मुल्कों की सेंट्रल पॉलिसी है, वो फिर जो है हुक्मरानी करती है, और आप अपनी आज़ादी से फिर अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकेंगे। तो गोया आपकी अपनी आज़ादी एक लिहाज से सल्ब हो जाती है, क्योंकि आप ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर फिर जो सबका फ़ैसला होगा वही आपको भी फ़ैसला मानना पड़ेगा। तो आप अपनी आज़ादी से, अभी तो हर मुल्क अपनी आज़ादी से पॉलिसीज़ बना रहा है। अफ़गानिस्तान आज़ादी से अपनी पॉलिसीज़ बनाए, मॉनेटरी जैसी चाहे बनाए, अपने हालात को देखते हुए। पाकिस्तान अपने हालात को देखते हुए मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बना रहा है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब अगर ये एग्रीमेंट में आ जाएंगे तो फिर ये सबसे बड़ी दुश्वारी होगी। जैसे उसने कहा था पहले कि यूरोपियन में कुछ मुल्क जो है वो वीकर हैं, लेकिन बहरहाल अब उनको चूँकि यूरोपीय यूनियन में हैं तो उनको यूरो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो उनकी इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो समहाउ उसको सपोर्ट करके किसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। जो एक और इसके अंदर जो मसला है वो क्या है, वो ये है कि ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन का। ये क्या होता है, कहता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उस वक्त फ़ायदा देगी व्हेन अमाउंट ऑफ ट्रेड
इट क्रिएट एक्सीड द अमाउंट इट डाइवर्ट्स। अगर वो इतनी ट्रेड क्रिएट कर ले जो इससे ज़्यादा हो जितनी ट्रेड डाइवर्स हो सकती है, तो फिर तो ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझते हैं। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है? ट्रेड क्रिएशन का ये मतलब है कि इट अकर्स व्हेन हाई कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आर रिप्लेस्ड बाय लो कॉस्ट प्रोड्यूसर विद इन द फ्री ट्रेड। मिसाल के तौर पे अब हम क्या कर रहे हैं कि जी हमने एग्रीमेंट कर लिया 4 मुल्कों ने या 5 मुल्कों ने, तो हम यहाँ पे मिसाल देते हैं जी, हम बना रहे हैं मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल बना रहे हैं तो हमें बड़े महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज़, उतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर हम यही मोबाइल, ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हाई कॉस्ट है, ठीक है ना, महंगे मोबाइल बना रहा है, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे। तो अगर हम इंडिया और के साथ और चाइना के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ अगर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो इनके साथ उसमें आ जाते हैं फ्री इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, तो हम चाइना से मंगा लेते हैं, तो चाइना सस्ते मोबाइल हमें दे देगा। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल फ़ायदा होगा। इसे कहते हैं ट्रेड क्रिएशन। तो कुल मिला के हम मिसाल के तौर पे 50 करोड़ के रिसोर्सेज लगा रहे थे और हम 50 लाख मोबाइल बना रहे थे। अब हम 20 करोड़ के पैसे देकर 50 लाख मोबाइल ला सकते हैं, तो 30 करोड़ बच गए इसको, या और वो 30 करोड़ हम कहीं और इन्वेस्ट करके मज़ीद ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रेड क्रिएशन। यहाँ तक तो बात फ़ायदे की है, लेकिन नुकसान कब होगा? नुकसान तब होगा जब ट्रेड डाइवर्जन होगी। वो क्या होता है? ट्रेड डाइवर्जन अकर्स व्हेन लोअर कॉस्ट एक्सटर्नल सप्लायर आर रिप्लेस्ड बाय हाई कॉस्ट सप्लायर विद इन द फ्री ट्रेड। हाँ, अब अगर हम मोबाइल मंगवा रहे थे लेट सपोज हंगरी से, फिनलैंड से, और हमें मिसाल के तौर पे 50 करोड़ में हमें 50 लाख मोबाइल मिल रहे थे, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन चूंकि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है, हमारा तो इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने उनके साथ ट्रेड कम कर दी क्योंकि उनके साथ ट्रेड बैरियर्स भी हैं, सारा कुछ है, और आपस में इंडिया के साथ शुरू कर दी। और इंडिया फॉर एग्जांपल, अब वो हंगरी जैसा नहीं है, तो वो हमें 70 करोड़ रुपए में 50 लाख मोबाइल दे रहा है। तो अब ये क्या हुआ, इसको कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। तो चूंकि हमें 20 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं और से ये 20 करोड़ काटेंगे तो इसको देंगे, या इसी को ही कम करके 30 लाख या 40 लाख मोबाइल बनवाएंगे। तो इसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। ये क्या हुआ कि लोअर कॉस्ट एक्सटर्नल सप्लायर जो था उसको हमने रिप्लेस कर दिया हंगरी वाले को इंडियन सप्लायर के साथ, चूँकि वो हमारे साथ फ्री ट्रेड में शामिल है। तो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए, जो कि बन सकती है, क्योंकि जो 3-4 मुल्क ट्रेड में हैं वही तो हर चीज़ अच्छी नहीं प्रोड्यूस करते ना, हमें तो दुनिया में बाहर से भी मिल सकती थी, लेकिन चूँकि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे टैरिफ्स हैं, बैरियर्स हैं। तो अब हमारा इनके साथ है तो यहाँ तो ये उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास, तो फिर हमें नुकसान हो जाता है। इसे कहते हैं रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल बेनिफिट द वर्ल्ड ओनली इफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड इट क्रिएट एक्सीड द अमाउंट इट डाइवर्स। तो जितनी क्रिएशन होती है अगर वो उससे ज़्यादा है जितनी डाइवर्जन होती है, फिर तो ठीक है। लाइक हमने क्रिएशन कर ली एक्स्ट्रा, हमें 20 लाख एक्स्ट्रा मोबाइल मिले और यहाँ हमें 10 लाख का नुकसान हो रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 50 लाख का नुकसान हो रहा है और यहाँ हमने 20 लाख मजीद बना लिए, तो इसका मतलब ओवरऑल हमें 30 लाख का नुकसान हो रहा है। ये मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। अदरवाइज ट्रेड तो एक पूरा फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का एक प्रोसेस है। तो ये पूरी एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप पढ़ें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सही से समझ आ जाएगा। इसको ज़रा गौर से पढ़ लें, और फिर मैं आप ही से पूछता हूँ कि जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है वो, और इस कॉन्सेप्ट में कैसे उसको
हाँ जी, कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? आपके माइक मैंने अनम्यूट कर दिए हैं, आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये जो मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है, तो इसमें यूएसए को फायदा हो रहा है टेक्सटाइल के गेटिंग के लिए, टेक्सटाइल काम जो है ना मेक्सिको से लाके, लेकिन उधर वो कोस्टारिका से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे चीपर है। तो मेरे ख्याल में in the other fields it will be okay for the United States, but regarding the textile, whenever USA is importing cheaper than the Mexico, so then there is no need to improve the textile related activities in that integration, or in that MOU. That was my opinion, sir. ठीक है, और कोई? और कोई इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? सर ये जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है, सपोज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको इम्पोज टेरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज। तो ये इंपोर्ट्स पे यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको जो हैं ये तो नहीं कर सकते ना इम्पोज, क्योंकि वो तो अगर कोई चीज़ वहाँ से ले रहे हैं तो उस पर तो उनको ऑलरेडी बियर करनी पड़ेगी, टेरिफ्स वगैरह या कॉस्ट वगैरह जो भी है, टैक्सेस वो तो देंगे। यार इसमें ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। वो मुझे बताएं कि जी इसमें ट्रेड डाइवर्जन है या ट्रेड उसकी बात कर रहा हूँ, ट्रेड क्रिएशन की। अच्छा सर, ये ट्रेड क्रिएशन का ये था कि उसमें जब आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसमें ट्रेड क्रिएशन हो जाएगी। और ट्रेड डाइवर्जन जो था वो मैं आपको कहने वाला था कि सर वो एक्सप्लेन करें, मुझे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अरे शेर है। हाँ, और भी प्रॉब्लम आ रही है किस किस को? देखें, आसान सी बात है, इसको ज़रा गौर से ध्यान से समझें, ठीक है ना। कहता है कि अमेरिका और मेक्सिको जो है क्या कर रहे हैं, वो इम्पोज कर रहा है टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, and then they set up a free trade area, scrapping all the trade barriers between themselves but maintaining tariff on imports. आपस में उन्होंने बैरियर ख़त्म कर दिए, अमेरिका ने और मेक्सिको ने, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया और बाकी दुनिया के साथ उनके बैरियर्स चल रहे हैं। ठीक हो गया। अब यूनाइटेड स्टेट जो है वो टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है मेक्सिको से, कपड़ा, ठीक है। अब क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं, इसको देखना है। ट्रेड क्रिएशन हो रही है कि ट्रेड डाइवर्जन हो रही है। If the United States previously produced all its own textile at a higher cost than Mexico, then free trade agreement has shifted production to the cheap. अगर तो पहले हम ये कहते हैं कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेक्सिको के साथ करने से पहले अगर अमेरिका जो था वो बड़ा महंगा कपड़ा बना रहा था मेक्सिको के मुकाबले में, तो अब तो फिर उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तो मेक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट खुल गया है, तो सस्ता कपड़ा वो मेक्सिको से मंगा लेगा, तो इसको तो फ़ायदा हो गया। तो ये ट्रेड क्रिएशन हो गई, इसको अमेरिका को फ़ायदा हो गया। जैसे कि कहते हैं ट्रेड हैज़ बीन क्रिएटेड विद रीजनल ग्रुपिंग, तो ग्रुप बनाने से ट्रेड मज़ीद क्रिएट हो गई, क्योंकि सस्ता कपड़ा भी मेक्सिको से आ रहा है, ट्रेड बैरियर्स नहीं है, तो बारें लग गई हैं, मौजें हो गई हैं। एंड देयर वुड बी नो डिक्रीज इन द ट्रेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बाकी दुनिया के साथ जो वो ट्रेड कर रहा था बस वो ऐसे करता रहेगा, उल्टा मेक्सिको से ट्रेड बढ़ा के उसको फ़ायदा हो गया, तो ओवरऑल ट्रेड क्रिएट होगी। क्लियरली द चेंज वुड बी बेटर
ठीक हो गया, ये चेंज जो आया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये बेहतर था। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा था, पहले हम अज्यूम करते हैं कि वो कोस्टारिका से कपड़ा मंगाता था, टेक्सटाइल मंगाता था, खुद नहीं बनाता था, विच प्रोड्यूस दैम मोर चीपर दैन ईदर मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, जो कि बहुत सस्ता कपड़ा देती थी। इवन अब जो मैक्सिको दे रहा है इससे भी सस्ता दे रही थी। लेकिन चूंकि अब क्या हो रहा है कि अमेरिका ने मैक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट खोल दिया है, तो वो कपड़ा मैक्सिको से ले रहा है। तो वो जो उसको खुल्लम खुल्ला सस्ता आसान चीपर कोस्टारिका से मिल रहा था, चूंकि अब उनके साथ तो एग्रीमेंट नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया मैक्सिको के साथ, तो वो मैक्सिको से खरीद रहा है, वहाँ तो टैक्सेस हैं। सो देन द ट्रेड हैज़ बीन डाइवर्टेड फ्रॉम लो कॉस्ट सोर्स टू हायर कास्ट सोर्स एंड दैट चेंज इज द वर्स। ये है ट्रेड डाइवर्जन। तो जब आप एग्रीमेंट करते हैं आपस में, तो फिर आप आपस में ट्रेड को करते हैं और उन मुल्कों के साथ नहीं करते जहाँ पहले कर रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर इसको कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। अब हम कहते हैं जी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यूरोप में क्या तो दो ब्लॉक बने। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं ये कैसे यूरोपीय यूनियन बनी और क्या हुआ और किस तरह से। तो ईयू और ईएफटीए ये दो ब्लॉक बने। ईयू मीन यूरोपीय यूनियन और ईएफटी मीन यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इसमें 4 मेंबर हैं और यूरोपीय यूनियन में तकरीबन 27 मेंबर हैं। और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोपीय यूनियन भी यूनाइटेड स्टेट की तरह का एक सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। यूरोपीय यूनियन कैसे बना? इज अ रिजल्ट ऑफ डेविस्टेशन ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर ऑन द वेस्टर्न यूरोप एंड द डिज़ायर ऑफ द लास्टिंग पीस। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई तो उस वक्त उन्होंने कहा यार ऐसे है कि बस कुछ ऐसा करते हैं कि अमन में रह सकें, हम लंबे अरसे तक अमन में रहें। तो इसका एक हाल यही था कि आपस में मुल्क एग्रीमेंट्स कर लें और जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाइयाँ ना करें। तो जैसे मैंने कहा था कि पॉलिटिकली उनको फिर फ़ायदा हो जाएगा कि आपस के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपस में ट्रेड करने लग जाएंगे। तो बहरहाल इन्होंने फिर ये कॉन्सेप्ट निकाला। फिर 1951 में कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपस में कोल, आयरन, स्टील और स्क्रैप मेटल की जो ट्रेड है इसको फ्री कर दिया जाए, यानी इसमें बैरियर्स ख़त्म कर दिए जाएँ, क्योंकि यही सारी इंडस्ट्री की बुनियाद है। जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसमें कोयला भी इस्तेमाल होता है, आयरन इस्तेमाल होता है, स्टील और बाकी मेटल वगैरह इस्तेमाल होता है, तो इससे इंडस्ट्री ग्रो करेगी। फिर इसके बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो हुई, एक ट्रीटी हुई जिसका नाम बाद में फिर यूरोपीय यूनियन 94 में रखा गया। उसने क्या कहा जी, क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्या था कि कॉल द एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड बैरियर्स, अपने ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करेंगे, एंड एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी बनाएंगे दुनिया के साथ, रिक्वायरिंग मेंबर स्टेट टू एबॉलिश द ऑब्स्टिकल टू फ्री मूवमेंट, और जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मुश्किलात हैं, उनको ख़त्म करेंगे आपस में, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी फ्रीली मूव करेंगे। ये हम इकोनॉमिक कॉमन मार्केट की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ रोम जो था, जिसका नाम बाद में यूरोपीय यूनियन रखा गया, उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये होना चाहिए। फिर ट्रीटी में क्या, यानी इस एग्रीमेंट के अंदर क्या कमिट किया गया कि यूरोपियन कमीशन टू स्टैब्लिश कॉमन पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, और एक कॉमन पॉलिसी बनाए एग्रीकल्चर के हवाले से भी और पूरे मुल्क में तमाम मुल्कों की ट्रांसपोर्टेशन यानी वीज़ा वगैरह और ये सारे मामलात को भी देखें। और फिर इस तरह 1991 में यूरोपियन कमीशन मेंबर साइंड अ ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी दैट कमिटेड देम इनटू अडॉप्टिंग कॉमन करेंसी। और फिर फाइनली 1991 से इन्होंने जब ये किया तो 1999 में कि हम एक करेंसी जो है वो कर लेंगे। तो फिर यूरो इज़ यूज़ बाय 19, अब तो 27 में से 19 मेंबर जो हैं वो यूरो यूज़ कर रहे हैं। यूरो जोन बनाया, सेकंड लार्जेस्ट करेंसी जोन था अमेरिका के बाद, ठीक है। डॉलर चूँकि पूरे अमेरिका में चलता है, आपकी पूरी की पूरी कॉमन स्टेट्स में चलता है, तो ये उसके बाद दूसरा बड़ा जोन है जिसमें 19 मुल्कों में एक करेंसी चल रही है, ठीक है। कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट हैव एग्रीड टू गिव अप कंट्रोल ऑफ देयर मॉनेटरी पॉलिसी। ये इन्होंने फिर जिसे कहते हैं ना नेशनल सोवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि जी, फिर उन्होंने दे गिव अप कि जी ठीक है, जो सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, मनी मैनेजमेंट यानी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी दैट विल बी मॉनिटर बाय द
central bank that is existing in the Germany, right? ब्रिटेन, डेनमार्क एंड स्वीडन वो उन्होंने कहा रोरा मूंग पकी नहीं हूँ, ठीक है, हम इसमें नहीं है, हम अपनी करेंसी रखेंगे। तो ब्रिटेन के पास अभी भी पाउंड चल रहा है और डेनमार्क का मार्क चल रहे हैं, ड्यूच मार्क। स्वीडन की भी आई थिंक मार्क है, वो भी अपना उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। फ़ायदे क्या हुए? बहुत फ़ायदे थे यूरो के। हैंडलिंग वन करेंसी रादर देन मैनी रियलाइज सिग्निफिकेंट सेविंग। देखिए ना, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके लिए कि जो भी अभी आप जब हम दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डॉलर एक्सचेंज रेट का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, कभी एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो इसकी वजह से हमें नुकसान होता रहता है और हमें पता नहीं लगता कि यार कितना फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो। तो अगर एक ही करेंसी हो तो बस टेंशन ही ख़त्म। लेकिन अब आप पाकिस्तान में हैं तो अगर आप पेशावर में बैठे हैं तो पिंडी में ट्रेड करें, पिंडी में बैठे हैं लाहौर में ट्रेड करें, लाहौर से कराची में, तो 1 रुपी आप वही पाकिस्तानी रुपी डालते हैं तो आपको कोई एक्सचेंज रेट की परेशानी नहीं है। अगर यही सब मुल्कों के दरमियान हो जाए, जैसे यूरो है, तो 19 मुल्क आपस में एक ही करेंसी में ट्रेड करते हैं, उनको परेशानी ही नहीं है। जबकि हमें ट्रेड करनी होती है तो हमें कभी यूरो लेने पड़ते हैं, कभी डॉलर लेने पड़ते हैं, कभी पाउंड लेने पड़ते हैं, फिर वो कभी रेट क्या चल रहा होता है, कभी क्या चल रहा होता है, ठीक है ना। दूसरा फ़ायदा क्या है? ईजियर टू कंपेयर द प्राइसेस अक्रॉस द यूरोप। अब ज़ाहिर है करेंसी है क्योंकि तो पता लग जाएगा कौन सी चीज़ किधर सस्ती मिल रही है, कहाँ पे महंगी है। इंक्रीज कंपटीशन प्रोमोट्स ग्रेटर एफिशिएंसीज। जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ पे एफिशिएंसीज होंगी, क्योंकि हर बंदा ज़्यादा मेहनत करेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने प्रोसेसेस के ऊपर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो प्राइसेस कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। कॉमन करेंसी हैज़ गिवन अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ हाईली लिक्विड पैन यूरोपियन कैपिटल मार्केट विच लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये सादा लफ्ज़ों में समझा दूँ कि जब कॉमन करेंसी होगी तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर वो आपका ख़र्चा कम कर देगी। जैसे भी हमें अगर कोई बॉन्ड लेने हो, कुछ लेना हो, पाकिस्तानी प्राइस बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट, तो हमें पहले डॉलर में लेने पड़ेंगे। तो वो फिर कैपिटल मार्केट में कभी डॉलर ऊपर नीचे चला गया तो वो बॉन्ड के में से जो प्रॉफिट आया था वो डॉलर की एक्सचेंज रेट की वजह से ख़राब हो। तो जब कॉमन करेंसी होगी तो ये मसले नहीं होंगे। यूरो ही आपकी करेंसी है, यूरो में ही आप जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ओपन बोथ इंडिविजुअल एंड, तो इंडिविजुअल और इदारों को यानी कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी मुल्क में कर सकते हैं। नुकसान क्या है यूरो का? नुकसान ये है कि आपकी अपनी कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रही। मेंबरशिप एम्प्लॉइज अ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज़ क्रूशियल टू इंश्योर दैट यूरोपियन यूनियन मॉनेटरी पॉलिसी इज़ वेल मैनेज्ड। अब देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो है फ्रैंकफर्ट में है, जर्मनी में, और जो बाकी 18 मुल्क हैं तो वो उधर बैठे हुए लोगों की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई हो वो सारे मुल्कों के लिए बेनिफिशियल हो। क्यों? क्योंकि सारे मुल्कों की इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी तो नहीं है। अब देखिए ना, जो इकोनॉमिक पॉलिसी अफ़गानिस्तान बना रहा है वो हो सकता है पाकिस्तान को सूट ना करती हो। जो इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान बना रहा है वो हो सकता है इंडिया को सूट ना करती हो। तो जब सेंट्रल पॉलिसी होगी तो फिर तो एक ही पॉलिसी है जो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा मसला है यूरो का, क्योंकि चूँकि करेंसी एक है तो मनी मैनेजमेंट भी एक जगह से हो रही है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक से, जर्मनी से हो रही है। तो द एम्प्लॉयड द लॉस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी टू एसीबी। तो मुल्क जो हैं वो महकूम हो गए हैं उसके सामने, एक बैंक के सामने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सामने मजबूर हो जाएंगे। तो आप देखिए मुल्क बड़ा होता है कि बैंक बड़ा होता है। तो अब मुल्क जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, उनकी सॉवरेनिटी यानी उनकी सुप्रीमेसी नहीं रही। फिर यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट एन ऑप्शनल ऑप्टिमल करेंसी एरिया। क्यों? बिकॉज कंट्रीज में रिएक्ट डिफरेंटली टू चेंज इन द प्राइस ऑफ यूरो। अब वही बात जो पहले उसने की थी आरिफ ने, वो इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया कि जो यूरो में प्राइसेस में फ़र्क आता है तो उसका फिनलैंड पे अलग असर पड़ेगा और पुर्तगाल पे अलग असर पड़ेगा और बाकी मुल्कों पे अलग असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है ना। फिनलैंड और पुर्तगाल हैव डिफरेंट वेज रेट्स, टैक्स रिजीम, बिजनेस साइकिल, एंड दे मे रिएक्ट वेरी डिफरेंटली टू द एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स। जाहिर है सिचुएशन ही पुर्तगाल का फिनलैंड के साथ क्या मुकाबला, ठीक है ना। तो उनके टैक्स सिस्टम अलग है, अंदर अंदरूनी जो निज़ाम है, ज़रा मुल्क की अपनी भी तो पॉलिसीज़ हैं, लेकिन
एक मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी अंदरूनी तो पॉलिसीज चल रही है ना, तो वो फिर बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो एक पॉलिसी बना रहा है, तो अब 19 मुल्कों पे इम्प्लीमेंट होगी, तो उनके अपने अपने टैक्स रेट हैं, अपने वेज रेट हैं, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन है, बिजनेस साइकिल कहीं अच्छा चल रहा होगा, कहीं ख़राब चल रहा होगा, तो एक पॉलिसी कैसे उनको लेके चलेगी, तो ऑप्टिमल करेंसी एरिया बन ही नहीं बनता ही नहीं है, तो फिर मुल्कों के कंसर्न्स रहते हैं इसके ऊपर। सो अ चेंज इन द यूरो एक्सचेंज रेट दैट हेल्प्स फिनलैंड में हर्ट पुर्तगाल। तो एक जगह पे यूरो का अगर मिसाल के तौर पे अप्रिशिएट कर रहा है, तो हो सकता है फिनलैंड को फ़ायदा दे रहा हो और पुर्तगाल को नुकसान दे रहा हो, या पुर्तगाल को फ़ायदा दे रहा हो, फिनलैंड को नुकसान दे रहा हो। तो ये सबसे बड़ा मसला है इसके लिए। तो ये जो पॉइंट उस वक़्त तारिक ने उठाया था, उसका ये यहाँ पे मैंने यही कहा था कि आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। तो ये यूरोपीय यूनियन जब एक करेंसी बन गई है, तो मुल्कों के ऊपर उसकी करेंसी का बहुत ही गहरा इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों के अपने अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, ज़ाहिर है। अब ग्रुप से निकलेंगे तो फिर और बड़ा नुकसान है। अकेले कैसे मुकाबला करेंगे पूरी यूरोपियन मार्केट का और एशियन मार्केट का और अमेरिका मार्केट का, तो फिर इसलिए वो ये बर्दाश्त करते हैं फिर। ना दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। आपको क्या लगता है, यूरो आने वाले टाइम में कामयाब होगा या नहीं होगा? और जो ब्रिटिश इससे निकल गया यूरोपीय यूनियन से, इसका क्या इफ़ेक्ट आया? क्योंकि ये पिछले साल निकला था गालिबन, तो उससे यूरोपीय यूनियन इसका की। जी। सर इसका यूरोपीय यूनियन पे क्या इम्पैक्ट हुआ या ब्रिटिश एम्पायर पे? नहीं, हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश को जो फ़ायदा नुकसान हो वो तो उनके साथ है, हम तो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से निकले तो यूरोपीय यूनियन को क्या इफ़ेक्ट, क्योंकि बड़ा मुल्क है ब्रिटेन, तो इसका क्या फ़र्क आया यूरोपीय यूनियन के ऊपर और यूरो के ऊपर? ठीक है, ये सेशन स्टार्ट करते हैं दोबारा।